हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10 के लिए अंतःस्रावी तंत्र को पढ़ेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ेंगे। अंतःस्रावी तंत्र, हम जानते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर मनुष्य में दो तरह के ग्रंथियां पाई जाती है, एक तो बाह्यस्रावी ग्रंथि और दूसरी क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि। तो बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या करते हैं, बाह्यस्रावी ग्रंथि में नलियां होती है, नली युक्त होती है और इनके स्राव जो है एक जगह से दूसरे जगह तक इस नलियों के द्वारा पहुंचाए जाते हैं। जबकि अंतःस्रावी ग्रंथियों में क्या है कि नलिका विहीन होती है और इनके स्राव जो है डायरेक्ट रक्त या लसिका के अंदर पहुंचा दिए जाते हैं, लसिका द्रव्य में, और जहां से यह गंतव्य की ओर जाते हैं, जहां इन्हें कार्य करना होता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि से हमेशा स्राव होता है किसका, हार्मोन का, और हार्मोन को रासायनिक संदेशवाहक कहा जाता है। हार्मोन हमारे शरीर के अंदर हमारी शरीर की उपापचयी क्रियाओं को और हमारे शरीर की वृद्धि को, है ना, विकास को, मस्तिष्क के विकास को, सभी चीजों को नियंत्रित करती है। यानी कि विदाउट हार्मोन जो है हमारा शरीर बढ़िया तरीके से काम नहीं कर सकता है ना। तो यहाँ हम लोग इन अंतःस्रावी ग्रंथियों की चर्चा करेंगे। हमारे शरीर में कितनी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो सबको देखेंगे और क्या कुछ होता है। तो सबसे पहले हमारे शरीर के अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्थान जो है, जिससे हार्मोन का स्राव होता है, जो हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करती है, उसे देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि जो है मस्तिष्क से ही शुरू होता है ना। तो मस्तिष्क में हमारे ग्रंथियां कौन कौन है, एक तो हमारा मस्तिष्क का भाग ही है, जैसे हाइपोथैलेमस है ना, पिट्यूटरी और पीनियल है। ये ग्रंथियां जो है हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। और फिर थायराइड है, थायराइड का पोजीशन जो है ये यहाँ होता है, इस स्थान पर थायराइड ग्रंथि पाई जाती है ना। गर्दन के दोनों हिस्से में दो लोब में थायराइड ग्रंथि उपस्थित होती है और दोनों लोब जो है आपस में एक दूसरे से पतली पट्टी से इस थॉमस के द्वारा जो है ये जुड़ी होती है। इसके अलावा इसी थायराइड ग्रंथि के ऊपर एक और ग्रंथि पाराथायराइड ग्रंथि उपस्थित होती है। हृदय के पास जो है थाइमस ग्रंथि उपस्थित होती है ना। और हमारे किडनी के ऊपर जो है वो एड्रिनल ग्रंथि उपस्थित होती है। फिर क्या है, हमारा पाचन तंत्र का भी कुछ भाग जो है अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है, जैसे अग्नाशय है। हम पहले भी जानते हैं, पाचन में पढ़ चुके हैं कि क्या होता है कि अग्नाशय जो है बाह्यस्रावी ग्रंथि के साथ साथ अंतःस्रावी ग्रंथि का भी कार्य करता है। अग्नाशय से अग्नाशयिक रस निकलते हैं जो पाचन में मदद करते हैं, और इससे निकलने वाले जो हार्मोन है, जैसे इंसुलिन है, ग्लूकागोन है ना, उनके अन्य कार्य है, जैसे ग्लूकोज उपापचय को नियंत्रित करने का काम करते हैं। इसके अलावा हमारे छोटी आंत की दीवार जो है उस पर भी उस पर जो मौजूद होती है ग्रंथियां, वह भी कुछ अंतःस्रावी सेक्रेटिन है ना, कोलेसिस्टोकिनिन, इस तरह के हार्मोन का सिक्रीशन करती है, जिसके वजह से हमारे उस हिस्से का पाचक एंजाइम का स्राव जो है वो नियंत्रित होता है और वह पाचन की क्रिया को नियंत्रित करता है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे शरीर के अंदर सारे कार्यों को नियंत्रित करने के लिए हार्मोन अति आवश्यक है। उसके अलावा हमारे प्रजनन अंग जो है वृषण हो गया, अंडाशय, गोनाइड्स इसे कहते हैं। तो वृषण और अंडाशय भी जनन के अलावा यह हार्मोन का भी स्राव करता है। ये हार्मोन भी जनन के लिए आवश्यक है, ठीक है। इसके अलावा हृदय है ना, रक्तचाप को मेंटेन करने के लिए एक चीज का स्राव करता है, इसे एएनएफ, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर कहते हैं। यह हार्मोन जो है वो क्या करता है, तो रक्त की नलिकाओं को चौड़ा करने का काम करता है। अगर रक्तचाप जो है उच्च हो जाता है उस स्थिति में यह इसे चौड़ा करने का काम करता है। अगर नलियां चौड़ा होगी तो रक्त तो उसी हिसाब से आ रहा था, है ना, तो दबाव जो है वो निम्न हो जाएगा, रक्तचाप घट जाता है। आज हम लोगों को इन सारी ग्रंथियों के बारे में नहीं, सिर्फ पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में पढ़ना है ना। तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है और यह जो है हमारे मस्तिष्क के अग्रभाग में है ना, एक हड्डी है स्फेनोइड बोन हड्डी, और उसी के गड्ढे में सेल्ला टर्सिका हड्डी के साथ ये उपस्थित होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसे क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। आकार तो बहुत ही छोटा है इसका, है ना, आकार काफी छोटा है, एक मटर के दाने का आकार है, लेकिन फिर भी यह हमारे पूरे अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करने का काम करता है ना। इस वजह से इसे हम लोग क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसका वजन जो है 0.5 ग्राम, 1 सेंटीमीटर लंबा, 1.5 सेंटीमीटर लगभग चौड़ा ये होता है। तो ये मास्टर ग्रंथि क्यों कहलाता है, कैसे हमारे शरीर में ग्रंथियों का समन्वय होता है,
तो देखिए सबसे पहले हमारे शरीर में क्या था, एक शब्द था हाइपोथैलामस, है ना। तो हाइपोथैलामस मस्तिष्क का भाग होते हुए भी यह अंतःस्रावी कार्य करता है। और हाइपोथैलामस से दो तरह के हार्मोन निकलते हैं, है ना, एक सिक्रेटरी और एक इनहिबिटरी। मतलब एक से और हाइपोथैलामस से निकलने वाले हार्मोन सिर्फ प्रभावित करते हैं हमारे पिट्यूटरी ग्रंथि को। आप यूं कहें कि पिट्यूटरी को नियंत्रित करने वाला कौन है, हाइपोथैलामस से। हाइपोथैलामस से अगर हार्मोन सिक्रेटरी हार्मोन निकलेगा तो इसके एवज में पिट्यूटरी अपने हार्मोन का सिक्रेशन करना शुरू कर देगा। अगर हमारे हाइपोथैलामस से इनहिबिटरी हार्मोन निकल गया, रोकने वाला, रोधक हार्मोन और मोचक हार्मोन, ऐसे कह ले, तो रोधक हार्मोन अगर निकला तो वह क्या करेगा, मास्टर ग्रंथि से यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि से पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले स्राव को कम कर देने का काम करता है, रोक देने का काम करता है। यानी कि पूरे पिट्यूटरी को नियंत्रित करने वाला हाइपोथैलामस है और पिट्यूटरी जो है हमारे शरीर के अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करने का काम करता है। तो आप देखें कि हमारे इस पिट्यूटरी ग्रंथि का मुख्य काम क्या हो गया, तो हमारे सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करना। लेकिन इसके अलावा इससे एक इंपॉर्टेंट हार्मोन निकलता है HGH, है ना, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, है ना, सोमैटोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। तो ये जो हार्मोन है ये हमारे शरीर के वृद्धि विकास को नियंत्रित करने का काम करता है, ठीक है। इसके वजह से अगर यह हार्मोन सही मात्रा में हमारे शरीर में स्रावित होते रहा, पीयूष से निकलने वाला हार्मोन, तो हमारे शरीर का वृद्धि विकास बढ़िया तरीके से होगा, हमारी लंबाई अच्छे तरीके से बढ़ेगी। लेकिन मान लेते हैं कि अगर इनका हार्मोन का स्राव कम हुआ, है ना, तो हमारा वृद्धि रुक जाएगा, हमारा आकार लंबाई जो है वो घट जाएगा और आदमी में ड्वार्फिज्म यानी कि बौनापन आएगा, है ना। और अतिस्राव अगर हो गया किसका, ग्रोथ हार्मोन का, वृद्धि हार्मोन का, तो उस कंडीशन में आदमी काफी लंबा 7 फीट से ऊपर लंबा होना शुरू हो जाएगा और उसे क्या कहते हैं, जायगेटिज्म कहते हैं, है ना। तो ये हम लोगों ने देखा वृद्धि हार्मोन का काम। दूसरा हार्मोन है एक है TSH, है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एक हार्मोन का नाम क्या है, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम में ही लिखा हुआ है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यह काम करेगा जब ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलेगा तो सीधे इसका स्राव, ये जो TSH हार्मोन है वो जाएगा कहां, हमारे थायराइड ग्रंथि के ऊपर, और थायराइड ग्रंथि को अपने हार्मोन को स्रावित करने के लिए प्रेरित करेगा। हम जानते हैं कि थायराइड ग्रंथि से T3 और T4 का निर्माण होता है। तो T3 और T4 हार्मोन के निर्माण के लिए TSH जो है वो जरूरी है। अगर TSH नहीं जाएगा वहां तो हमारा थायराइड ग्रंथि अपने हार्मोन का स्रवण नहीं करेगा। तो इस तरह से हम देखें कि पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला TSH जो है वह किसको कंट्रोल किया, तो हमारे थायराइड ग्रंथि को। उसी तरह से इससे निकलने वाला एक है MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो हमारे शरीर के नॉर्मल राइदम, है ना, और क्या है, तो शरीर का पिगमेंटेशन, बालों का रंग, आंखों का रंग, शरीर के त्वचा का रंग वो निर्धारित करने वाला है। इसके अलावा ACTH है, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है ना। तो ये हार्मोन जो है वो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि के ऊपर। किस पर, तो एड्रिनल ग्रंथि के ऊपर। और एड्रिनल ग्रंथि के ऊपर जा करके काम करेगा तो वह एड्रिनल ग्रंथि अपने हार्मोन का स्राव करने लगेगा। अगर ये स्राव बंद कर देगा, है ना, तो हमारा एड्रिनल ग्रंथि भी हार्मोन का स्रवण नहीं करेगा। यूं समझे कि मान लेते हैं कि ACTH हार्मोन निकल करके कहां गया, एड्रिनोकॉर्टिक हार्मोन, तो यह हमारे किडनी के ऊपर गया, है ना। ये हमारा किडनी है और इस किडनी के ऊपर जो है एड्रिनल ग्रंथि है, इसके ऊपर ये काम किया। तो इसने अपना हार्मोन स्रावित करना शुरू कर दिया। ये हार्मोन स्रावित कर दिया, हमारा जितना काम होना था इस हार्मोन के वजह से वो सारा काम निपट गया। तो अब इसको इस हार्मोन का श्रवण करने का जरूरत नहीं है। तो मस्तिष्क के पास मैसेज जाएगा, मस्तिष्क हाइपोथैलामस को कहेगा कि अब जो है रोधक हार्मोन आप स्रावित कीजिए, जिससे कि पिट्यूटरी ACTH का श्रवण को क्या कर देगा, रोक देगा, है ना। इस तरह से हार्मोन की क्रियाविधि होती है ना। हमारे शरीर के अंग मैसेज को ब्रेन में भेजते हैं और ब्रेन फिर हाइपोथैलामस को प्रेरित करता है, और जिसके वजह से हाइपोथैलामस रोधक या मोचक हार्मोन का स्राव करके हार्मोन के स्रवण को घटा या बढ़ा सकता है। उसी तरह से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। यह क्या है, तो यह हमारे शरीर के अंदर मादा में यह क्या करता है, अंडाणु के प्राथमिक अंडाणु, द्वितीय अंडाणु, तृतीय अंडाणु का निर्माण करता है। अंत में ग्राफियन फॉलिकल, है ना, का निर्माण होता है, उससे अंडाणु मुक्त होता है। तो ये हमारे कह सकते हैं अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया को नियंत्रित करने का काम करता है ना। और इसी तरह से मनुष्य में भी, नर में भी इसका काम है। तो नर में दूसरा काम करता है, प्रजनन अंगों के विकास वगैरह का काम करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है,
मादा में, है ना। यह क्या करते हैं, अंडोत्सर्ग को बढ़ाने का काम करता है। और ICSH जो है वह जो है मादा में, नर में होता है, इंटरस्टिटियल स्टिमुलेटिंग सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह क्या करेगा, तो यह वृषण के अंदर सेमनीफेरस ट्यूबुल पर काम करता है और वहां पर एंड्रोजन हार्मोन वगैरह का स्राव होता है ना। तो इस तरह से देख रहे हैं कि हमारे सारे पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन दूसरे अंतःस्रावी ग्रंथियों पर काम करके उसके श्रवण को घटा या बढ़ा सकते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि हमारा ये पिट्यूटरी ग्रंथि का चित्र बनाया गया है यहाँ। तो देख रहे हैं कि यह हाइपोथैलेमस से क्या होता है, जुड़ा होता है। पीयूष ग्रंथि में ढेर सारे भाग है, लेकिन मुख्य रूप से हमें याद रखना है अग्रलोब और दूसरा पश्च लोब, है ना। इसमें क्या क्या भाग है, पार्स नर्वोसा है, पार्स ट्यूबरालिस है, पार्स डिस्टालिस है, पार्स इंटरमीडिया है ना। ये सारे भाग मिलकर के पिट्यूटरी का निर्माण करते हैं। अग्र भाग से इतना सारा हार्मोन निकला, पश्च भाग से एडीएच, है ना, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वैसोप्रेसिन जिसे कहते हैं, और दूसरा ऑक्सीटोसिन का स्राव होता है। एडीएच जो है हमारे शरीर में जल आयन के संतुलन को नियंत्रित करते हैं, और ऑक्सीटोसिन जो है पुरुषों में या महिलाओं में दोनों जगहों पर मांसपेशियों के संकुचन को प्रेरित करता है। ऑक्सीटोसिन की ज्यादा जरूरत जो होती है गर्भावस्था के समय, बच्चे के उत्पन्न होने के समय मांसपेशी गर्भाशय की दीवारों को सिकोड़ने के लिए यह प्रयुक्त होता है ना। तो इतना सारा हम लोगों ने देखा इस अंतःस्रावी पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में। धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें और नए नए वीडियो प्राप्त करते रहें।